नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं स्कॉलर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार एक टॉपिक है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में जो देखा था अधिगम क्या होता है, अधिगम की अवधारणा क्या होती है, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि अधिगम के कौन कौन से पक्ष होते हैं, अधिगम की क्या विशेषताएँ होती हैं और अधिगम के बारे में बहुत डिटेल से हम लोगों ने चर्चा किया था। अधिगम की कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग उसी क्रम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसकी चर्चा करने के पहले कुछ बिंदुओं को हमें समझना होगा। बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की जब बात की जाती है तो हमेशा याद रखिएगा, आपको पता है कि विकास या अधिगम दोनों एक दूसरे के अंग हैं, या हम कह सकते हैं अधिगम विकास का एक अंग है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करेंगे अधिगम की, तो विकास हो या अधिगम दोनों पर वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है और वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव अगर विकास के लिए कई बार पूछा जाता है कि विकास के संदर्भ में वातावरण और वंशानुक्रम का कितना योगदान है, तो आप जवाब देते हो कि बराबर बराबर योगदान है, यानी कि 50-50% का दोनों योगदान होता है। हमने अधिगम को समझा था, हमने समझा था कि अधिगम क्या होता है। किसी क्रिया के प्रति की गई सक्रिय प्रतिक्रिया को अधिगम कहते हैं। या इसके अलावा हम लोगों ने और भी बात किया था कि अधिगम क्या है, तो हम कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, देखिएगा समझिएगा, अधिगम क्या है, किसी व्यक्ति के व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है और यह परिवर्तन क्या है, अस्थायी हो रहा है, तो हम उसे अधिगम कहते हैं। अगला सवाल आता है कि अस्थायी परिवर्तन कब होगा, तो हमने उसमें एक चीज़ जोड़ा था कि अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अस्थायी परिवर्तन होता है, और किसी व्यक्ति के व्यवहार में जब अस्थायी परिवर्तन होगा तो उसे अधिगम कहता है। इस बात पर जोर सामान्यतः जो व्यवहारवादियों ने दिया, ठीक है, इसमें कोहलर है, स्किनर हैं, इन लोगों ने इन सभी बातों पर क्या किया, जोर दिया। समझ में आ रहा? संज्ञानवादियों ने क्या कहा कि अधिगम जो है किसी समस्या के समाधान के फलस्वरूप होता है। अधिगम किसी समस्या के समाधान के फलस्वरूप होता है और किसी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति अपने संज्ञान का इस्तेमाल करता है। संज्ञान का मतलब पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करता है या परिवेशी ज्ञान का इस्तेमाल करता है। यानी इस क्षमता के आधार पर व्यक्ति समाज के अन्य वस्तुओं को सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, इसको हमने कहा था कि यह अधिगम था। साथ ही साथ इसको एक हमने मॉडल के द्वारा समझाया था कि अधिगम की प्रक्रिया में सामान्य तौर से 3 जन सम्मिलित होते हैं। अगर व्यवहारवादियों की बात करेंगे तो सबसे पहले एक प्राणी होता है जो अनुक्रिया करता है या अधिगम करता है। समझ में आ रहा है? अनुक्रिया करता या अधिगम करता होता है जो अधिगम करता है। समझ में आ रहा है? यह प्राणी क्या करता है, किसी उद्दीपक के प्रति क्रिया करता है। उद्दीपक, कई बार बच्चों हमें समझ में नहीं आता है कि उद्दीपक क्या होता है, तो समझिएगा उद्दीपक का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के वातावरण में कोई परिवर्तन हो रहा है, वातावरण में कोई परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई प्राणी है, अगर वो क्रिया करता है तो हम उसे उद्दीपक कहेंगे। उद्दीपक का अर्थ आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, उत्तेजित करने वाला। ठीक, अब यह उद्दीपक कई प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे आप लोग हैं, आप लोग का लक्ष्य है कि मुझे KVS में अध्यापक बनना है, सुपर टेट जो पास करने की सोच रहा है, मुझे प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बनना है, तो आपका लक्ष्य क्या है, अध्यापक बनना। तो यह अध्यापक आप लोगों के लिए एक उद्दीपक का काम करेगा। यानी कि यहाँ पर लक्ष्य ही आपका क्या है, उद्दीपक है। यानी कि जब तक आपका लक्ष्य क्लियर है, आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्राणी क्रिया किसके प्रति करता है, तो प्राणी क्रिया किसके प्रति करता है, उद्दीपक के प्रति करता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से प्राणी जो अनुक्रिया करता है, उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया करता है, इनके बीच में एक संबंध स्थापित बनता है। समझ में आ रहा है? और यह संबंध को आगे आप देखेंगे
इसको अनुबंधन कहा जाता है। यह अनुबंधन जितना ही मजबूत होगा, यह अनुबंधन जितना ही मजबूत होगा, जितना ही प्रभावी होगा, उतना ही प्रभावी तरीके से व्यक्ति क्या करेगा, अधिगम करेगा। यानी कि प्राणी है, प्राणी क्या करता है बच्चों, क्रिया करता है। किसके प्रति क्रिया करता है, उद्दीपक के प्रति क्रिया करता है। उद्दीपक किस चिड़िया का नाम है, तो उद्दीपक किसी लक्ष्य को हम उद्दीपक कह सकते हैं, या उद्दीपक ऐसे कारक होते हैं जो वातावरण में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको उद्दीपक कहते हैं। प्राणी जब क्रिया करता है तो उस कंडीशन में प्राणी के द्वारा किया गया अनुक्रिया और ये उद्दीपक के बीच में एक संबंध बनता है, एक संबंध स्थापित होता है, जिसको अनुबंधन कहा जाता है। और अनुबंधन के फलस्वरूप ही अधिगम होगा। अब ये अधिगम हमारा हो गया तो ये अधिगम हमारा प्रभावी हुआ कि काम चलाऊ हुआ या निचले स्तर का हुआ, यह किस बात पर निर्भर करेगा, यह अनुबंधन हमारा कितना मजबूत है, अनुबंधन कितना मजबूत है। ठीक है, अब यह अनुबंधन मजबूत किस रूप में हो सकता है, क्या क्या हम सोचेंगे, तो देखिए ध्यान से, यह इस बात पर निर्भर करेगा। देखो, अगर मान लो कि प्राणी है, प्राणी क्रिया कर रहा है, क्रिया को बार बार दोहरा रहा है, क्लियर है, क्रिया के प्रति वो प्रेरित है। अभिप्रेरणा क्या होता है, जवाब दीजिए इसका। अभिप्रेरणा किसे बोलते हैं, तो आपको पता है कि अभिप्रेरणा वो कारक होता है जो बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का होता है, और वह कारक होता है जो व्यक्ति को तब तक गतिशील रखता है, तब तक उसको जो है क्रियाशील रखता है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो अगर हमको किसी लक्ष्य के प्रति अगर हम बहुत ही संजीदा हैं, इसका मतलब कि हम अभिप्रेरित हैं, हमारे पीछे अभिप्रेरक काम कर रहे हैं, और वो मुझे गतिशील तब तक रखेंगे जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। समझ में आ रहा है, तो प्राणी बार बार दोहरा रहा है, प्राणी प्रेरित है। समझ में आ रहा है, प्राणी जो काम कर रहा है उससे उसको संतोष की प्राप्ति हो रही है। समझ में आ रहा है, प्राणी जो लक्ष्य हासिल किया है, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग कर रहा है वो साधन उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए कि आप केवीएस एस्पिरेंट हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप तैयारी करते समय अगर किताबें आपकी अच्छी नहीं होंगी, आपके कंटेंट्स अच्छे नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से आप भले ही कितने ज़्यादा प्रेरित हैं लक्ष्य को हासिल करने के लिए, आप लक्ष्य को प्रभावी तरीके से हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य के संसाधनों के बीच में और आपकी अनुक्रिया के बीच में ये बच्चों जो संबंध ये बन रहा है ना, ये जो अनुबंधन हो रहा है ना, ये मजबूत नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अधिगम आपको समझ में आ गया होगा। अधिगम बहुत ही शानदार टॉपिक है, नहीं समझ में आता है तो इसके बाद जब हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे उसको ज़रूर देखिएगा, और आपको मुझे लगता है कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति को अधिगम को प्रभावित कर रहा है, तो मैंने कहा कि अगर प्रभावित करने की बात है, बाल विकास के किसी भी आयाम को अगर प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करनी है, हम शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं या मानसिक विकास की बात कर रहे हैं, नैतिक विकास की बात कर रहे हैं, सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, संवेगात्मक विकास की बात कर रहे हैं, हम जिस भी आयाम की अगर बात करेंगे, हमेशा याद रखना है कि दो चीज़ें उस पर अपना प्रभाव जरूर डालती हैं, एक है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। अब मुझे बताइए बच्चों, वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है? तो आपको पता है कि वंशानुक्रम क्या होते हैं, ये अर्जित लक्षण होते हैं जो जीन्स के रूप में, पितृकों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और इन अर्जित लक्षणों को लेकर के आदमी पैदा होता है। लेकिन इन लक्षणों का विकास कहाँ पे होता है? वातावरण में होता है। समझ में आ रहा है? इन लक्षणों का विकास कहाँ होता है? वातावरण में होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम भले ही लक्षणों के साथ, क्षमताओं के साथ, मेरे पिताजी बहुत अच्छे गायकार थे, तो अगर वो गायकी के जीन्स मेरे में भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे अपने जीवन काल में कहीं गायकी का मौका नहीं मिला, कहीं सीखने का मौका नहीं मिला, तो मैं गायक नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि भले ही मुझे वो गुण मिल चुके हैं लेकिन हमें वातावरण नहीं मिला। यानी कि वंशानुक्रम के फलस्वरूप हमें लक्षण प्राप्त तो हो जाते हैं बच्चों, लेकिन अगर वातावरण न मिले तो हमें वो
हमें वो विकास करने का मौका नहीं मिलेगा। आपने जुड़वा पिक्चर देखा होगा। जुड़वा पिक्चर में दो भाई होते हैं, एक भाई की पैदाइश शहर में होती है, पैदा तो एक ही साथ होते हैं, लेकिन एक भाई की परवरिश शहर में होती है, दूसरे भाई की परवरिश गांव में होती है। शहर वाला लड़का ज़्यादा तेज रहता है, क्योंकि देखो क्षमता तो दोनों को मिला, दोनों का बाप एक ही है, दोनों को लक्षण एक ही मिला है, लेकिन गांव वाला जो लड़का रहेगा उसका वातावरण समृद्ध नहीं था, उसका वातावरण उचित संसाधनों वाला नहीं था, जिसकी वजह से वो सभी कौशल नहीं सीख पाया। लेकिन शहर के बच्चों को सारे संसाधन मिले, सभी सीखने का अवसर मिला, इसलिए दोनों के समान लक्षण होने के बावजूद भी दोनों के अधिगम की मात्रा में या अधिगम के तरीके में अंतर महसूस होता है। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अब आइए आज के अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। अगर बड़ा कारक पूछेगा तो आंख बंद करके समझ जाइएगा कि अधिगम को प्रभावित करने वाला जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है वंशानुक्रम और वातावरण। क्योंकि आपको पता है बच्चों, विकास वंशानुक्रम और वातावरण के विकास वंशानुक्रम और वातावरण के अंतः क्रिया का परिणाम होता है। क्या होता है? अंतः क्रिया का परिणाम। मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन हुबहू आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि वंशानुक्रम के फलस्वरूप व्यक्ति गुणों को अर्जित करता है और उनका विकास कहाँ पे होता है? वातावरण में। तो चलिए, ये जो टॉपिक है आपके केवीएस के लिए, टेट के लिए, सीटेट के लिए, सुपर टेट के लिए और अदर स्टेट टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जरूर देख लीजिएगा, बेहतरीन कंटेंट बनाया गया है। इसके बाहर आपको कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को अगर हम चाहें तो 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक, वे कारक जो विद्यार्थी से संबंधित हैं, वे कारक जो शिक्षक से संबंधित हैं, वे कारक जो विषय वस्तु से संबंधित हैं, वे कारक जो वातावरण से संबंधित हैं, वे कारक जो अनुदेशन से संबंधित हैं। क्लियर है? अनुदेशन से संबंधित हैं, समझिएगा। अब आगे देखिएगा, विद्यार्थी से संबंधित कारक। मान लीजिए यह विद्यार्थी है, यह विद्यार्थी क्या कर रहा है? इसका लक्ष्य है कि हमें कक्षा 10 की परीक्षा को पास करना है, कक्षा 10 की परीक्षा को पास करना है, यानी यह इसके लिए उद्दीपक का काम करेगा, उद्दीपक का काम करेगा, मोटिवेटर का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा, और वह इसको प्राप्त करने के लिए इस लक्ष्य के प्रति, उद्दीपक के प्रति प्राणी क्या करेगा? क्रिया करेगा। समझ में आ रहा है? अब प्राणी जो ये क्रिया कर रहा है और उद्दीपक है, इसके बीच में यह संबंध जितना ही प्रगाढ़ होगा, मजबूत होगा, प्राणी का अधिगम सुनिश्चित होगा, प्राणी का अधिगम जो है और बढ़िया तरीके से होगा। अब सुनिएगा, मान लीजिए कि प्राणी या विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है सीखने की, उसकी इच्छा नहीं है सीखने की, उसका मन नहीं लग रहा है, उसके पसंद का विषय नहीं है। उस कंडीशन में ये जो संबंध बन रहा है, यानी इसी से संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन। यह अनुबंधन मजबूत नहीं बन रहा है और प्राणी अधिगम नहीं करेगा। यानी कि सीखने की प्रक्रिया में अगर विद्यार्थी के पास सीखने की इच्छा नहीं है तो प्राणी का अधिगम प्रभावित हो जाएगा। फिर देखिएगा, प्राणी है, प्राणी वही उदाहरण लेते हैं, 10th पास करना चाहता है, प्राणी क्या कर रहा है? अनुक्रिया कर रहा है। किसके प्रति अनुक्रिया कर रहा है? उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर रहा है। उसका उद्दीपक क्या है? कक्षा 10th को पास करना उसका उद्दीपक है। प्राणी क्या करेगा? इन दोनों के बीच में एक संबंध बन रहा है जिसको हम अनुबंधन करेंगे। अगर उसकी शैक्षिक योग्यता अच्छी है, मान लीजिए कि कक्षा 9 में पढ़ने में वो अच्छा है, कक्षा 9 के गुणों को वो अर्जित कर चुका है, आकांक्षा का स्तर उसका अच्छा है, उसका मन लग रहा है, उसकी बुद्धि अच्छी है, उसका संवेगात्मक समायोजन अच्छा है, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, वो परिपक्व है। याद रखिएगा, परिपक्वता क्या होती है बच्चों? किसी भी योग्यता को सीखने के लिए अगर व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक है, व्यक्ति की क्षमता पूर्ण है, तो उसको हम परिपक्वता कहते हैं। यानी कि विकास के लिए या अधिगम के लिए परिपक्वता एक आवश्यक कारक होता है। जैसे हाई स्कूल का बच्चा
हाई स्कूल की चीज़ों को सीख पाएगा अगर उसकी उम्र हाई स्कूल के मानसिक और शारीरिक विकास को पूर्ण करता है। हम 10 साल के बच्चों को हाई स्कूल में नहीं भेज सकते क्योंकि अभी वो उस कंटेंट के लिए परिपक्व नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसी नाते आपने देखा होगा हर उम्र के लिए हर क्लास के लिए एक उम्र निर्धारित है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने माना कि इस उम्र के बच्चों का जो मानसिक परिपक्वन है वो इस पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी होता है। समझ में आ रहा है? फिर देखिएगा फिर देखिए प्राणी है, एक हमारा उद्दीपक है, इसके बीच में अनुबंधन होगा। तो अगर प्राणी सीखने के लिए तत्पर ही नहीं है तो यह अनुबंधन कैसा होगा? मजबूत नहीं होगा, यानी कि उसका अधिगम क्या होगा? प्रभावी होगा। अधिगम क्या होगा? प्रभावी नहीं होगा। माफ करिएगा, सीखने की तत्परता नहीं हो तो अधिगम प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर प्राणी सीखने के लिए तत्पर है तो अधिगम क्या होगा? प्रभावी होगा। तो देखो बच्चों, ये हमारे कारक थे जो विद्यार्थी से संबंधित थे। विद्यार्थियों में अगर इसमें किसी कारक में कमी है तो विद्यार्थी का जो अधिगम हो रहा है वो प्रभावी तरीके से सुनिश्चित नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। शिक्षक से संबंधित कारक समझिएगा। शिक्षक से संबंधित कारक प्राणी है, और प्राणी का भी लक्ष्य है 10th को पास करना लक्ष्य है। अच्छा, इसके लिए वो क्या करता है? अनुक्रिया करता है। लेकिन ये अनुक्रिया करता है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी कुछ मदद भी हो रही है। क्या मदद हो रही है? उसका विषय वस्तु उसकी मदद कर रहा है, उसका शिक्षक उसकी मदद कर रहा है, और ये दोनों मदद इसलिए कर रहे हैं ताकि प्राणी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या लक्ष्य के प्रति जो अनुक्रिया कर रहा है वो अनुक्रिया प्रभावी हो। प्राणी अनुक्रिया कर रहा है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान जो विषय वस्तु है, जो शिक्षक है, यह उसकी मदद कर रहा है ताकि अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो अनुबंधन बन रहा है वो प्रभावी बन जाए। मान लीजिए कि इस बच्चे को ऐसा शिक्षक पढ़ा रहा है जिसके विषय की ज्ञान अच्छी है, तो प्राणी का मन लगेगा और वो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अच्छा प्रयास करेगा, यानी कि उसका अनुबंधन मजबूत होगा, यानी कि अधिगम प्रभावी होगा। अधिगम प्रभावी होगा। अध्यापक का व्यवहार अच्छा है, बच्चों को आनंद आएगा, बच्चा खुशी खुशी लक्ष्य के प्रति क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा, और खुशी खुशी करेगा तो अनुबंधन कैसा हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। अधिगम कैसा होगा? प्रभावी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अध्यापक का व्यवहार खराब है तो प्राणी अनुक्रिया में इसका मन नहीं लगेगा, वो लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं रहेगा, तो अनुबंधन मजबूत नहीं होगा, अधिगम भी प्रभावी नहीं होगा। प्राणी अगर शिक्षक उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है तो प्राणी का अनुक्रिया प्रभावी होगा, अनुबंधन मजबूत होगा, अधिगम प्रभावी हो जाएगा। अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बच्चे को बार बार पीटता है, मारता है, जिसकी वजह से प्राणी निराशा में चला जाता है, कुंठा में चला जाता है, यानी कि वो अनुक्रिया अच्छे से नहीं करेगा, लक्ष्य के प्रति प्रभावी अनुक्रिया नहीं करेगा, यानी अनुबंधन उसका मजबूत नहीं होगा और अधिगम क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। सिखाने की इच्छा नहीं है मास्टर साहब को, मास्टर साहब में संकल्प नहीं है। याद रखना, जब भी शिक्षकों के किसी गुण के बारे में चर्चा की जाती है तो उसमें यह कहा जाता है, खास तौर से जब समावेशी शिक्षा की हम बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा के दौरान जो अध्यापक होता है उसके अंदर जो प्रमुख गुण है वो प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्पता, ठीक है, और दूसरा धैर्य। यानी कि शिक्षक के मन में ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि अमुक बालक को मैं सिखा करके रहूंगा, लेकिन हो सकता है कि सीखने के दौरान हमें समय ज़्यादा लगे, इसलिए मुझे धैर्य भी रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये शिक्षक अगर प्राणी के अनुक्रिया करने के दौरान इन सभी चीज़ों का अच्छा इस्तेमाल करता है तो छात्र
लक्ष्य के प्रति प्रभावी अनुक्रिया करेगा, जिसकी वजह से अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो ये संबंध स्थापित हो रहा है, जो अनुबंधन हो रहा है, ये मजबूत होगा, तो अधिगम भी प्रभावी होगा। लेकिन कहीं भी अगर इसमें कोई कमी रह जाती है बच्चों, तो हमारा अधिगम प्रभावित हो जाएगा, यानी उसमें कमी आ जाएगी। क्लियर है? चलिए कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विषय वस्तु से संबंधित कारक। ये उसी में समझिएगा, फिर से समझते हैं। एक प्राणी है, अभी इसका लक्ष्य मान लीजिए क्या है, डॉक्टर बनना मान लिया, हमने सोच लिया। डॉक्टर बनने के लिए ये क्या करेगा, डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा, विषय वस्तु करेगा। प्राणी पढ़ रहा है, इसको मजा आ रहा है। क्या आ रहा है? उसको लग रहा है कि हाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा मजेदार विषय है भाई साहब। तो ये प्राणी क्या करेगा, इसको इसके प्रति जो इसका अनुक्रिया होगा, जब इसका मन लगेगा ना, इसको संतोष होगा, यानी कि अनुक्रिया करने के दौरान इसका प्रभाव अगर सार्थक होगा, सकारात्मक होगा, तो इसका अनुक्रिया भी क्या होगा, प्रभावी होगा। और अनुक्रिया प्रभावी होगा तो अनुबंधन क्या होगा, मजबूत होगा। अनुबंधन क्या होगा, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में अनुबंधन क्या होगा, ये होगा मजबूत। और जब अनुबंधन मजबूत होगा तो उस कंडीशन में अधिगम क्या होगा, प्रभावी हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो अधिगम प्रभावित हो जाएगा। पढ़ाने के दौरान अगर हम बच्चों के समक्ष जीवन से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक तरीका भी होता है, जीवन से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो प्राणी और उद्दीपक के बीच में, प्राणी और उद्दीपक के बीच में जो अनुबंधन होगा वो मजबूत होगा। विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान, अगर हमने बच्चे का पूर्व ज्ञान अच्छा है, यानी कि मान लीजिए कि अगर हमें बच्चों को गुणा पढ़ाना है तो उसके पहले हमने उसको जोड़ घटाना पढ़ा दिया है। अगर भाग पढ़ाना है तो उसके पहले जोड़ घटाना गुणा पढ़ा दिया गया है, यानी कि बच्चे का पूर्व ज्ञान विषय संबंधित अगर क्लियर है तो बच्चे का अधिगम प्रभावी हो जाएगा, नहीं तो प्रभावित हो जाएगा। कठिनाई स्तर देखिए ध्यान से, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो किताब की भाषा को सरल शब्दों में करके प्रस्तुत करे। क्योंकि किताब अगर बच्चे किताब से ही पढ़ते तो शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं थी। दुनिया में लाखों किताबें हैं जिसमें बहुत सारे कंटेंट मौजूद हैं, बच्चा चाहे तो पढ़ के समझ लेगा, लेकिन नहीं, किताब एक साधन है और उस साधन को साध्य करने के लिए एक शिक्षक जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम उसकी कठिनाई को दूर कर देते हैं, या कि किताब अगर सरल भाषा में है, ऐसे बहुत सारी किताबें होती हैं और आमतौर पर छात्रों के बीच में इस बात की चर्चा रहती है कि इस किताब में बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है, यानी कि उसकी भाषा जो है वो बच्चों के अनुकूल है, तो निश्चित रूप से अधिगम क्या होता है, प्रभावित होता है। समझ में आ रहा है? अधिगम हमारा प्रभावी तरीके से भी संपन्न होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वातावरण से संबंधित कारक, मान लीजिए फिर से एक प्राणी है, यह किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। लक्ष्य को हम यहाँ पे उद्दीपक कह सकते हैं। प्राणी क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। किसके प्रति अनुक्रिया करेगा, लक्ष्य के प्रति अनुक्रिया करेगा। और अनुक्रिया करने के दौरान इस प्राणी के जो चारों ओर का वातावरण है, प्राणी के चारों ओर का जो वातावरण है, अगर वो सकारात्मक है और प्राणी का पारिवारिक वातावरण सकारात्मक है, सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण सकारात्मक है, प्राणी को उचित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्राणी का उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया किया जाएगा, उसके फलस्वरूप जो अनुबंधन होगा वो कैसा होगा, मजबूत होगा। और अनुबंधन मजबूत होगा तो प्राणी का अधिगम कितना होगा, प्रभावी होगा, शानदार होगा, नहीं तो कहीं न कहीं उसमें कमी रह जाएगी। चलिए बच्चों, बहुत शानदार कंटेंट चल रहा है, आपको समझ में आएगा। एक एक वीडियो आप देखिए, इससे बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा, आपका क्वेश्चन के एग्जाम में आसानी से टैकल हो जाएगा। अनुदेशन, अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, निर्देश। समझ में आ रहा है? अब इसमें आप समझिएगा, दो चीजें हैं, एक प्राणी है, दूसरा उसका लक्ष्य है।
प्राणी लक्ष्य के प्रति क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर अनुक्रिया प्राणी कर रहा है और अनुदेशन मतलब कि जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो अधिगम की विधियां उसकी अच्छी हैं, प्राणी बार बार अभ्यास कर रहा है, प्राणी को जो निष्कर्ष मिल रहे हैं उसका ज्ञान उसको परिचित है, समझ पा रहा है, या प्राणी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से अगर जुड़ाव महसूस करता है, उसको लगता है कि जो वो पढ़ा है उससे विषय उसका संबंधित है, तो क्या उसका मजबूत होगा। अनुक्रिया और लक्ष्य के बीच में जो संबंध होता है, इस संबंध को आप क्या कहते हो, बोलिएगा। अनुबंधन कहते हो। यह अनुबंधन किस प्रकार का होगा, मजबूत होगा। अनुबंधन जब मजबूत होता है तो अधिगम कैसा हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। देखिए बहुत शानदार तरीके से आपने सभी चीज़ों को इस मॉडल पर सेट कर दिया। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। धन्यवाद। इस तरीके से ये हमारे थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिगम के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, अधिगम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। उसके बाद से हम लोग अधिगम के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है। तो आप इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कैवियर स्टेट, सीटेट, सुपर टेट एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन। अपकमिंग लेक्चर अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। धन्यवाद, देखते रहिए।